हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज संडे है और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। आज की आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 66 है, जिसमें हम देखने वाले हैं भवन से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन थे उनको करेंगे। साथ ही साथ जो कला के तत्व, सिद्धांत, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वीक आपने यही सब पढ़ा भी है, तो उम्मीद है कि पेन और नोटबुक तो लेकर आप बैठे ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला चट्टान है। आपने जब भवन निर्माण सामग्री देखी थी, तो सबसे पहले आपने चट्टान के बारे में ही डिस्कस किया था। आपको बताना है कि जो पृथ्वी पर सर्वाधिक चट्टान पाया जाता है, वो कौन-सा है? क्या वो तलछट चट्टान है? क्या वो ज्वलनशील चट्टान है? क्या वो मेटामॉर्फिक चट्टान है? या फिर वो आपका ये तीनों हैं? तो हमने देख रखा है कि जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला चट्टान जो है, वो आपका ये तलछट चट्टान है। उसके बाद ज्वलनशील चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान आपके आते हैं। अब ज़रा आप एक-एक उदाहरण इन तीनों के बता दीजिए। एक तलछट चट्टान के उदाहरण, एक ज्वलनशील चट्टान का उदाहरण और एक मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण आप हमको बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि है आपका मेटामॉर्फिक चट्टान के अंतर्गत आता है। अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, तो आपको पता होगा कि इनमें से मेटामॉर्फिक चट्टान के अंतर्गत कौन से चट्टान सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है आपका ग्रेनाइट चट्टान, दूसरा है आपका लेटराइट चट्टान, तीसरा है आपका संगमरमर और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो ये जो आपके मेटामॉर्फिक चट्टान हैं, ये कौन होते हैं? मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आप संगमरमर को रखते हैं। संगमरमर ही आपका मेटामॉर्फिक चट्टान के अंतर्गत आता है। अब ये जो ग्रेनाइट है और ये जो आपका लेटराइट है, ग्रेनाइट आपका जो तलछट चट्टान है उसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो आपका ग्रेनाइट है ये तलछट चट्टान का उदाहरण है, जबकि जो आपका लेटराइट है ये आपके ज्वलनशील चट्टान का उदाहरण है। तो आपको इन तीनों चट्टानों के उदाहरण पता होने चाहिए। ठीक, उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। भवन निर्माण हेतु पत्थर में कौन-सा गुण नहीं होना चाहिए? जब आप भवन निर्माण के लिए पत्थर का चुनाव कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान क्या रखना है कि पत्थर का कौन-सा गुण उपयोगी नहीं है? क्या मजबूती उपयोगी नहीं है? उपयुक्त कड़ापन उपयोगी नहीं है? लचीलापन नहीं होना चाहिए या फिर अग्नि प्रतिरोधक नहीं होना चाहिए? तो हम सबने पत्थर की कुछ विशेषताएँ देखी थी, या कह सकते हैं कि पत्थर के गुण देखे थे, जिसमें आपका मजबूती होनी चाहिए, उपयुक्त कड़ापन, पत्थर हमारा कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। अग्नि प्रतिरोधक भी होना चाहिए, लेकिन पत्थर में लचीलापन नहीं होना चाहिए, ठीक? तो ये आपके पत्थर का गुण नहीं है, क्या? लचीलापन, ठीक? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी आपके पत्थरों से ही संबंधित है। यहाँ पर स्टार्टिंग के करीब-करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपके भवन निर्माण जो सामग्री थी, वहीं से लिया गया है। टॉपिक भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा पत्थर आग्नेय है, कौन-सा पत्थर आपका ज्वलनशील, यानी कि कौन-सा पत्थर ज्वलनशील है, कौन-सा तलछट है, कौन-सा मेटामॉर्फिक है, और साथ ही सेल के उदाहरण कौन से हैं, कायांतरित सेल के उदाहरण कौन से हैं, आग्नेय सेल के उदाहरण कौन से हैं, कहाँ पर किन पत्थरों का उपयोग किया गया है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक? तो आपको बताना है कि दिल्ली का लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है या फिर जो पुराने लाल इमारतें हैं, ये किस पत्थर से बनाए जाते हैं? क्या इनके निर्माण के लिए हम किस प्रकार के पत्थर का उपयोग करते हैं?
क्या हम ग्रेनाइट लगवाते हैं? क्या हम बलुआ पत्थर लगवाते हैं? क्या हम संगमरमर लगवाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो दिल्ली का लाल किला हो गया या कोई भी आपने पुरानी इमारत देखी होगी जो कि लाल कलर की आपको दिखती है, तो वो लाल मतलब वो इमारत किस पत्थर से बनी होती है? तो वो आपकी बलुआ पत्थर से बनी होती है। किसकी बनी होती है? बलुआ पत्थर से बनी होती है। दिल्ली का लाल किला हो गया और जो पुरानी लाल इमारतें हैं, ये सारी की सारी जब बनती हैं, तो इसमें हम बलुआ पत्थर का उपयोग करते हैं। संगमरमर, आप सबको पता है कि ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से बना है। अच्छा ये बताइए, ये जो ताजमहल है, इसका रंग हल्का पीला क्यों हो रहा है? सफ़ेद नहीं है ना? ये तो आप सब जानते हैं कि अब जो हमारा ताजमहल रह गया है, वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं रह गया है, उसमें पीलापन आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगमरमर किस प्रकार का पत्थर है? अभी हमने ज़िक्र किया था आग्नेय पत्थर, कायांतरित, अवसादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये हम करीब कक्षा 6 या 7 की बुक आप ज्योग्राफी की उठाकर देखेंगे, वहीं पर पढ़ते हैं कि जो हमारे सेलें होती हैं, वो 3 प्रकार से निर्मित होती हैं। एक आपका आग्नेय सेल होता है, एक आपका अवसादी सेल होता है और एक आपका कायांतरित सेल होता है। तो जो ये आपका कायांतरित सेल होता है, ये जो हमारे आग्नेय और अवसादी सेल होते हैं, इन्हीं को हम प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू इनको हम कायांतरित के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो जो हमारा संगमरमर का पत्थर है, ये भी एक कायांतरित पत्थर का ही उदाहरण होता है। ये जो आपके संगमरमर है, ये किसका उदाहरण है? तो ये कायांतरित सेल का उदाहरण होता है। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईंट में कितने प्रतिशत सिलिका की मात्रा पाई जाती है? अच्छा आप सभी ने देखा था ना कि ईंट में हम सिलिका मिलाते हैं, लौह ऑक्साइड मिलाते हैं, एल्यूमिना मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं सब? हर एक जो तत्व मिलाया जाता है किसी न किसी वजह से मिलाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यही बता देना है कि ईंट में कितने प्रतिशत सिलिका मिलाया जाता है। अब ये तो हम देखेंगे क्योंकि ऑप्शन है आपके सामने तो हमें देखना ही है। आप लेकिन बताएँगे कि सिलिका मिलाने का ये जब हम मिट्टी में सिलिका मिलाते हैं तो ये करता क्या है? क्या जो हमारी ईंट है उसको सिकुड़ने, चटकने से बचाता है? या ईंट को लाल रंग प्रदान करता है? या फिर ये ईंट को एक शेप देने का कार्य करता है? किस वजह से हम सिलिका को मिलाते हैं? ठीक? ये आप बताएँगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं ईंट में सिलिका की मात्रा, तो क्या ये 20 से 25% है, 30 से 35% है या 50 से 75% है या फिर ये 80 से 90% है? तो जो ईंट में सिलिका की मात्रा है, वो आपका 50 से 70% होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम ईंट में सिलिका की मात्रा कितना मिलाते हैं? 50 से 75 मिलाते हैं। अब जैसे ह हर एक चीज़ को मिलाने की एक लिमिट होती है कि हम इतना मिलाएँगे, इतना मिलाएँगे। तो जैसे अगर आप ज़्यादा या कम मिलाते हैं, तो ये आपकी एक प्रॉपर अच्छी ईंट नहीं मिल पाती है आपको, ठीक? चलिए, बाकी आप बताएँगे कि सिलिका करता क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ईंट को चटकने और सिकुड़ने से बचाने के लिए किस तत्व को मिलाया जाता है? अच्छा ईंट आप सभी ने देखी होगी, आप सभी के घरों पर ईंट आई होगी। जो एक हमारा अच्छा ईंट होता है उसका ये मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि जो हमारे घरों पर ईंट आता है, वो कुछ इस तरह का आ जाता है। मतलब ये तो तब भी बन गया, हाँ, कुछ ऐसे भी आ जाता है और कुछ आपका ऐसे बीच में बिल्कुल गड्ढा-सा हो जाता है, कुछ ऐसे भी मिल जाता है मतलब टेढ़े-मेढ़े, चिटके ऐसे ईंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो आपको एक प्रॉपर शेप देता है, ईंट को चटकने, सिकुड़ने से बचाता है, वो कौन-सा तत्व करता है? क्या लोहा करता है? क्या मैग्नीशिया करता है? क्या सिलिका करता है या फिर आपका एल्यूमिना करता है? तो ईंट को
चटकने और सिकुड़ने से बचाने का कार्य करता है आपका सिलिका। अभी-अभी आपने देखा कि 50 से 70% तक हम मिट्टी में सिलिका मिलाते हैं ताकि जो हमारे ईंट का शेप है, वो बिल्कुल एक अच्छे ईंट का शेप मिल सके आपको। ऐसे मिल सके आपको, वो चटके ना, सिकुड़े ना, एक प्रॉपर शेप मिल सके, उसके लिए हम सिलिका मिलाते हैं। अब जो लोहा मिलाया जाता है, यानी कि जो लौह ऑक्साइड मिलाते हैं, वो क्यों? तो वो आप लाल रंग देने के लिए मिलाते हैं। जो आपकी ईंट का कलर है, वो रेड क्यों होता है? तो वो आपका लोहे के समान लोहा उसमें मिलाने की वजह से, यानी कि लौह ऑक्साइड मिलाने की वजह से होता है। अब 2 का आंसर हमने दे दिया, मैग्नीशिया और एल्यूमिना। इन दोनों को आप बताएँगे। एल्मिना आई थिंक हमने दूसरे नंबर पर ही डिस्कस किया था, दूसरे या तीसरे पर ही डिस्कस किया था। तो आप एक बार बताएँगे मैग्नीशिया और एल्मिना का कार्य क्या होता है? ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ईंट की कौन-सी आकृति सबसे लोकप्रिय है? यानी कि जो आपके और हमारे घरों में ईंट आती है, इसमें सबसे लोकप्रिय साइज़ क्या है इसकी? क्या 10 गुणे 5 गुणे 3 है? क्या 9 गुणे 4.5 गुणे 3 है? या फिर 9 गुणे 2.25 गुणे 3 है? यानी कि ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात हो रही है, ठीक? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात हो रही है। अब या फिर ये तीनों ही लोकप्रिय हैं। तो जो ऐसे ईंट की कोई एक साइज़ नहीं है। ईंट कई प्रकार के होते हैं, मतलब इनकी साइज़, इनका शेप शेप तो एक जैसा ही होता है, बट इनकी साइज़ में डिफ़रेंस आपको देखने को मिलता है। हर एक ईंट आपको आयताकार ही दिखेगी, ठीक? तो जो एक सबसे लोकप्रिय है, जो आपके हमारे घरों में ज़्यादातर आता है, उसका जो शेप होता है, वो कौन-सा है? वो ये वाला है। ये आपका, ये 9 इंटू 4.5 इंटू 3, ये सबसे लोकप्रिय है। बाकी ये भी और ये भी ईंट का ही एक साइज़ बताया गया है, जो कि आपकी बुकों में ये तीनों साइज़ आपके बुक में दी गई हैं। तो थोड़ा-सा इन साइज़ों को ध्यान रखेंगे और जो सबसे लोकप्रिय है उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक? यहाँ पर आपसे लोकप्रिय पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक अच्छी ईंट में अपने भार से कितने प्रतिशत अधिक पानी सोखने की क्षमता नहीं होना चाहिए? मतलब जो आपका ईंट आप जो घरों में प्रयोग करते हैं, पहली बात तो उसमें पानी सोखने की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं होनी चाहिए। पानी सोखने की बिल्कुल मिनिमम क्षमता होनी चाहिए उसमें, और कितना है? क्या 50% से अधिक नहीं होना चाहिए? 60 से, 20 से, 70 से? तो अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि जो एक अच्छी ईंट है, अच्छी ईंट में पानी सोखने की क्षमता 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब अपने भार के 20% से अधिक उसमें पानी सोखने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है, यदि ईंट में मैग्नीशिया की मात्रा अधिक हो जाए, तो ईंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे हम हर एक जो हमारे तत्व हैं, चाहे एल्यूमिना हो, चाहे आपका सिलिका हो, चाहे मैग्नीशिया हो, लौह ऑक्साइड हो, हर एक तत्व को एक लिमिट में मिलाते हैं ना, कि इतना प्रतिशत ये होना चाहिए, ये इतना प्रतिशत होना चाहिए। अगर हम क्या हो, अगर उसमें हम ज़्यादा मैग्नीशिया मिला दें, तो हमारा ईंट कैसा होगा? अधिक कठोर हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से नहीं टूटेगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब कम हो या फिर ज़्यादा हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बात की जाए मैग्नीशिया की, तो अगर आप मैग्नीशिया अधिक मात्रा में मिला देते हैं, तो आपकी जो ईंट है वो कोमल हो जाएगी, यानी कि जो आपकी ईंट है वो आसानी से टूट जाएगी, और हमें ऐसे ईंट नहीं चाहिए। हमारी ईंट की विशेषता हमने कुछ देखी थी, जैसे जब हम 2 ईंटों को बजाएँ आपस में, तो उसमें टन-टन की आवाज़ आनी चाहिए। दूसरा, जब भी हमारा ईंट पट गिरे, पट का मतलब बिल्कुल लेटा-सा गिरे, तो उसे फूटना नहीं चाहिए। ये एक प्रमुख विशेषताओं में हमने देखा था, ठीक? तो जब आप ईंट में जैसे आप जब ईंट की मिट्टी बना रहे हैं और उसमें आपने मैग्नीशिया अधिक मिला दिया, तो इससे होगा क्या कि आपका जो ईंट है वो आसानी से टूटने लगेगा, ठीक?
तो आसानी से ना टूटे, इसलिए हमें मैग्नीशिया की सही मात्रा को मिलाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये लोहे का टॉपिक है, थोड़ा-सा लोहा भी हमें डिस्कस करना था, हमने अपनी क्लास में नहीं देखा था, तो आप थोड़ा-सा इन चीज़ों को अगर नोट डाउन कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। निम्नलिखित में से लोहे का प्रकार है, इसमें से आपका लोहे का प्रकार कौन-सा है? क्या ढलवा लोहा है, निर्मित लोहा है, स्टील है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो आपका लोहा होता है, ये ढलवा, निर्मित और स्टील, ये तीनों ही आपके लोहे के प्रकार होते हैं। अब इन पर हम क्रियाएँ कर के अपना इनको बनाते हैं। तो ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। जैसे लोहा भी किसी में ज़्यादा मिला होता है, कोई शुद्ध लोहा होता है और जब हम उसमें और तत्व मिलाते हैं, तो ये आपके अलग-अलग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घरों पर लोहा आता है, जैसे आपने देखा होगा लोहे की कढ़ाइयाँ आती हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, ये लोहे का ही रूप होते हैं। बस हम इसमें मिलावट करते हैं, कुछ प्रक्रियाएँ करते हैं और बना देते हैं अलग-अलग प्रकार का लोहा। तो जो लोहे का शुद्ध रूप है, वो कौन-सा है? क्या वो ढलवा लोहा है, निर्मित लोहा है, स्टील है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं एक शुद्ध जो लोहे का शुद्ध रूप है, वो होता है आपका जो निर्मित लोहा होता है, वो आपका शुद्ध लोहे के अंतर्गत आता है। स्टील भी आपका एक लोहा ही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। लोहे का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप कौन-सा है? मतलब जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वो कौन-सा है? क्या वो ढलवा लोहा है, निर्मित लोहा है, स्टील है या फिर ये सभी हम प्रयोग करते हैं? लोकप्रिय की बात हो रही है। तो जो आपका ये स्टील है, स्टील आपका सबसे लोकप्रिय लोहे के अंतर्गत आता है। कौन-सा? स्टील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। जो आपका ढलवा लोहा है, ढलवे लोहे को पिघलने के लिए उचित तापक्रम क्या होना चाहिए? जिस पे आपका जो ढलवा लोहा है, वो पिघल सके? क्या वो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ढलवे लोहे को पिघलने के लिए जो उचित उपयुक्त तापक्रम है वो है 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट का जब आप टेम्परेचर देते हैं तब आपका ढलवा लोहा पिघलता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? अब जैसे मिट्टी में हम कई तत्वों को मिलाकर ईंट तैयार करते हैं, वैसे ही सीमेंट कई पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। तो जो सीमेंट में हम पदार्थ मिलाते हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा पदार्थ होता है? और ये आपने लिखा था कि कौन-सा पदार्थ कितने मात्रा में पाया जाता है। पहला है लौह ऑक्साइड, दूसरा है सिलिका, तीसरा है चूना और चौथा है मैग्नीशिया। अगर आपको याद हो तो हमने सीमेंट में ये जो लौह ऑक्साइड मिलाया था वो 2.5% मिलाया था। जो आपका सिलिका मिलाया था वो 2.3% मिलाया था। नो 23% मिलाया था। और जो आपका चूना मिलाया गया था वो 65% था। साथ ही साथ जो आपका मैग्नीशिया मिलाया गया था वो 1.5% था। तो आप बताइए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपने किस चीज़ को मिलाया है? तो जब आप सीमेंट बनाते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में आप चूने को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? चूने को मिलाते हैं जो कि 65% होता है। और दूसरे नंबर पर आपका सिलिका है जो कि 23% है और लौह ऑक्साइड आपका 2.5% है जबकि मैग्नीशिया आप मिलाते हैं 1.5%। ये चारों परसेंट आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ठीक? चलिए, वैसे भी जब हमने थ्योरी की क्लास ली थी तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। बांध व पुल की नींव भरने के लिए सबसे उपयोगी सीमेंट है। जब आप बांध बना रहे हों या जब आप पुल बना रहे हों तो उसके लिए जो सबसे उपयोगी सीमेंट है वो कौन सा है? पोर्टलैंड सीमेंट है,
सफ़ेद सीमेंट है, रंगीन सीमेंट है या फिर शीघ्र जमने वाला सीमेंट है। तो जब हम आप पुल और ये बाँध बनाते हैं तो वहाँ पर पानी होता है और पानी में जब आप सादा सीमेंट डालेंगे तो वो बह जाएगा। तो हमें ऐसे सीमेंट की आवश्यकता होती है जो कि जल्दी से जम जाए। तो हमें शीघ्र जमने वाले सीमेंट का उपयोग करना चाहिए जब हम बाँध और पुल का निर्माण कर रहे हों या जब बाँध और पुल की नींव की भराई कर रहे हों। ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ स्पीडी के द्वारा किया गया था। यह कहाँ के कारीगर थे? क्या ये जापान के थे? क्या ये अमेरिका के थे? क्या ये ब्रिटिश थे? क्या फिर ये चीनी थे? तो ये ना जापानी थे, ना अमेरिकी थे, ना ये चीनी थे, ये थे कौन? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक? बाकी यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन याद रखेंगे कि खोज किसने की, कब आविष्कार किया, कब इसकी खोज की गई, किसके द्वारा की गई, ये सारी चीज़ें और पोर्टलैंड जो है इनके गाँव का नाम था जोसेफ के। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है पैकिंग के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? पैकिंग यानी कि जब आप कोई चीज़ पैक कर रहे हो जैसे फल-वल आपके किस में आते हैं? लकड़ी के बने हुए डिब्बों में ही तो आते हैं। तो जब आप पैकिंग कर रहे हो तो आपको किस प्रकार के पेड़ की आवश्यकता होती है? मतलब आप किस प्रकार के पेड़ के वृक्ष की लकड़ी प्राप्त करते हैं? सागौन की, शीशम की, आम की, उपरोक्त सभी की। तो शीशम, सागौन ये सारे मजबूत लकड़ियों में आते हैं, तो हम इनका उपयोग पैकिंग में थोड़ी ना करेंगे। हम पैकिंग में आम की लकड़ियों का उपयोग करते हैं, जिसमें आम के फल भी आते हैं, सेब भी आते हैं, अनार भी आते हैं। मतलब हम फलों को भी पैक करते हैं और भी वैसे पैकिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए? मतलब आप खिलौना बनाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार की लकड़ी लाएँगे? कठोर लाएँगे, भारी लाएँगे, हल्की लाएँगे या फिर सभी से बना देंगे? तो जब हम एक खिलौने बनाने की बात कर रहे हैं, तो खिलौनों के लिए हमें हल्की लकड़ियों का उपयोग करना चाहिए। अब ज़रा एक बार आप कमेंट में कोई ऐसी हल्की लकड़ी का नाम बता दीजिएगा, ठीक? कोई एक हल्की लकड़ी का नाम बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विद्युत उपकरण बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? जैसे विद्युत उपकरण में सबसे पहले आप बल्ब की ही बात कर लीजिए। बल्ब किससे बनता है? कांच से बनता है। तो ये बताइए कि जब आप बल्ब बना रहे हैं तो आपको किस प्रकार के कांच की आवश्यकता होती है? सिलिका ग्लास की, सीसा ग्लास की, लेमिनेटेड कांच की या फिर इनमें से कोई नहीं? जब आप एक विद्युत उपकरण बना रहे हों, तो आपको सीसा ग्लास का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप जब बल्ब वगैरह बनाते हैं, इसमें जो काँच का प्रयोग करते हैं, तो वो सीसा ग्लास होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि सिलिका में हम ग्लास ये जो आपका दर्पण होता है, दर्पण में हम या शीशे में जो हम जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो उस दर्पण में आप सिलिका ग्लास का उपयोग करते हैं लेमिनेटेड के लिए, लेमिनेटेड काँच का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निरुपयोगी पदार्थ के सड़ने से उत्पन्न होता है। आपने देखा था ना कि निरुपयोगी पदार्थ कौन-कौन से होते हैं? तो जो निरुपयोगी पदार्थ हैं उनके सड़ने से क्या होगा? वातावरण में दुर्गंध होगा, पेचिश चर्म रोग जैसे रोग उत्पन्न होंगे, जल और वायु का प्रदूषण होगा, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि अगर कहीं पर निरुपयोगी पदार्थ यानी कि कचरा ही अगर सड़ रहा है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? दुर्गंध उत्पन्न करेगा, तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा, जल और वायु का प्रदूषण भी होगा यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। गीले कचरे के लिए किस रंग का डिब्बा इस्तेमाल किया जाता है? हालाँकि ये आपके नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। गीले कचरे के लिए मतलब मिलाने के लिए आया था। एक तरफ आपका डिब्बा था और दूसरी तरफ कचरा था।
अच्छा, हमने आपको एक बात और बोली थी कि जैसे जो आप कचरा पढ़ रहे हैं, जब आपने कचरे की क्लास ली थी, तो हमने आपको वहाँ पर एक बात और बोली थी कि आप हेल्थ साइंस वाले फ़ोल्डर में जाना, वहाँ पर हमने कुछ डिब्बों का ज़िक्र किया है। जैसे ये आपका हरा डिब्बा और नीला डिब्बा, तो ये हमने उस दिन भी पढ़ा था जिस दिन हमने कचरे के निस्तारण की बात की थी, उस दिन भी देखा था। लेकिन जो आपका हेल्थ साइंस वाले में जो हमने एक कचरे के नाम से जो आपका एक क्लास लिया था, क्लास नंबर आई थिंक 7 या 8 ही होगा, तो आप एक बार जाकर देखना उसमें हमने कुछ और डिब्बों का ज़िक्र किया है, जैसे कि जो आपके हॉस्पिटल्स में उपयोग में लाए जाते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ पर मिले थे, यानी कि वो डिब्बे आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जब आप नेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप लाल डिब्बा क्यों इस्तेमाल करते हैं, पीले डिब्बे का क्या कार्य है हॉस्पिटल में, नीले डिब्बे का क्या कार्य है हॉस्पिटल में, ये आपके हरा डिब्बा हॉस्पिटल में क्या कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, काला डिब्बे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार आप जाकर वो क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक? बाकी यहाँ बात कर रहे हैं गीले कचरे के लिए। क्या हम नीला डिब्बा इस्तेमाल करते हैं, हरा, लाल, पीला? तो हमें पता है गीले के लिए हम हरे डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं। गीले कचरे के लिए आप हरे डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं। बाकी नीला तो आपको पता ही है कि सूखे कचरे के लिए। अब आप जाएँगे, सबसे पहले जो हेल्थ साइंस का फ़ोल्डर बना है, उसमें देखेंगे, नीचे आप देखेंगे 7 या 8 नंबर की क्लास है, उसमें आपने कचरे के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पर आप देखकर ये बताना कि लाल और पीले डिब्बे का हॉस्पिटल में क्या यूज़ होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23। किस प्रकार के कचरे से कंपोस्ट खाद बनाया जाता है? गीले कचरे से, सूखे कचरे से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं गीले कचरे से, क्योंकि सूखे कचरे में हम जैसे आपका ये क्या बोलते हैं इसको काँच वगैरह है, ये सब डालते हैं, तो इनका हम खाद थोड़ी ना बना पाएँगे। तो जो गीला कचरा होता है, वो आपका इससे कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन-सा कचरा बायोडिग्रेडेबल कचरे के अंतर्गत आता है? क्या चिप्स, टॉफ़ी के रैपर, क्या थर्माकोल, सब्जी के छिलके या फिर उपरोक्त सभी? तो जो आपके बायोडिग्रेडेबल कचरे के अंतर्गत आ रहा था, वो आपका सब्जी के छिलके आ रहे थे, जिसको आप कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं, ठीक? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप हमें एक उदाहरण बताएँगे बायोडिग्रेडेबल फाइबर का। यहाँ पर हम बात क्या किए? कचरे की। लेकिन आपको क्या बताना है? खाद के बारे में बताना है कि बायोडिग्रेडेबल फाइबर कौन-सा होता है, इसके बारे में आपको हमें बताना है। आप कोई एक एग्ज़ाम्पल बता दीजिएगा, साथ ही साथ एक नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर का भी एग्ज़ाम्पल आप हमें बताएँगे, ठीक? और ये आप सबको बताना है, क्योंकि ये हमने एक बार नहीं, कई बार इसके क्वेश्चन भी कर रखे हैं, अपनी थ्योरी की क्लास में भी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप वो जो कचरे वाला डिब्बा है वहाँ पर देखेंगे, तो साथ ही साथ हमने आपको बायोडिग्रेडेबल फाइबर और नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर के कुछ एग्ज़ाम्पल भी लिखवाए हैं, आप उसे रट जाइएगा, ठीक? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रसोई घर बना होना चाहिए। भवन के अगले हिस्से में, भवन के पिछले हिस्से में, भवन के मध्य में या फिर कहीं भी बना सकते हैं। तो हमने देखा था ना कि जब भी हम रसोई घर बनाएँगे तो जो हमारा रसोई घर होना चाहिए, वो भवन के पिछले हिस्से में होना चाहिए, ना कि अगले हिस्से में, ठीक? कहाँ पर होगा? भवन के पिछले हिस्से में होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। रसोई घर में सिंक की पर्याप्त गहराई होनी चाहिए। मतलब सिंक के कई उसके आकार होते हैं, आकार नहीं मतलब जैसे उसकी गहराई और ऊँचाई में अंतर होता है। तो जो आप घर के लिए इस्तेमाल करते हैं एक सिंक, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 इंच, 9 से 10 इंच या फिर 12 से 18 इंच या फिर सभी, मतलब कोई भी रख सकते हैं। तो थोड़ा-सा आप यहाँ पर
सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जब आप रसोई घर के लिए सिंक की बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर सिंक की जो गहराई होनी चाहिए, वो करीब-करीब 9 से 10 इंच की होनी चाहिए। ठीक? चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और आपसे कह रहा है, आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। आपने रसोई घर के 1 नहीं, 2 नहीं, कई प्रकार पढ़े थे। कुछ आपके जो बहुत उपयोग में लाए जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो हमारे उपयोग में जिनको हम नहीं लाते हैं। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक रसोई घर है, उसका कौन-सा प्रकार नहीं है। 1 दीवार वाली रसोई, 2 दीवार वाली रसोई, 3 दीवार वाली रसोई, चौकोर रसोई। तो हमने 1 दीवार वाली रसोई पढ़ा है, हमने 2 दीवार वाली रसोई पढ़ा है, हमने 3 दीवार वाली यानी कि जो यू शेप की आपकी रसोई है वो 3 दीवार वाली है, हमने उसको भी पढ़ा है, लेकिन हमने कोई ऐसा चौकोर रसोई का प्रकार नहीं पढ़ा है। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 2 दीवार वाली रसोई का प्रकार नहीं है। समानांतर दीवार वाला रसोई घर, एल आकार वाला रसोई घर, टूटी हुई रसोई घर या फिर स्टार रसोई घर। तो आपको पता है कि जो आपका 2 दीवार वाला रसोई घर नहीं है, वो आपका स्टार रसोई घर है। क्योंकि आप स्टार रसोई घर जो है, इसमें ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे, इसमें 2 दीवार वाला नहीं होता है। स्टार का मतलब हो गया ऐसे आप ये। क्या ये आपका 2 दीवार वाला है? जबकि हम बात करें समानांतर तो ऐसे बात होगा, ठीक? समानांतर में ऐसे आएगा। यल में भी आपको 2 दीवार है, इसी को हम टूटी हुई रसोई घर भी कह देते हैं। तो ये आपके सारे रसोई के प्रकार हैं, लेकिन ये स्टार रसोई जो है, ये आपके 2 दीवार वाली रसोई के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है, एक खंभे पर आधारित रसोई घर को कहते हैं। जो आपका एक खंभे पर आधारित रसोई घर होता है, कौन-सा होता है? क्या वो तैयार रसोई घर है? क्या वो स्टार के समान रसोई घर है? यानी कि यही तारक रसोई जिसे हम कहते हैं, ये या फिर आइसलैंड है या पृथक इकाई रसोई घर। तो हमें पता है कि जो आइसलैंड रसोई घर होता है, वो हमारा एक खंभे पर आधारित रसोई घर होता है। एक खंभे पर जिसे आप घुमा लेते हैं चारों तरफ। वो एग्ज़ाम्पल हमने आपको बताया था ना कि जैसे आप जब मेले वगैरह में जाते हैं, तो इयररिंग रखी रहती है या दुकान पे भी आपने देखा होगा, हम घुमा-घुमा कर चारों तरफ से एक ही स्थान पर खड़े होकर जो है अपने इयररिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही ये रसोई घर भी होता है। तो जो दिव्यांग महिलाएँ हैं, ये उनके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। वो एक जगह बैठकर ही सब घुमा-घुमा कर सारा कार्य कर लेती हैं। ये आधुनिक भी है और बहुत महँगा भी है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बने-बनाए रसोई घर कहलाते हैं। जो रेडीमेड आपके रसोई घर हैं, क्या कहलाते हैं? तैयार रसोई घर, पृथक इकाई रसोई घर, स्टार के समान रसोई घर या फिर आइसलैंड रसोई घर। यही आपके तैयार रसोई होते हैं जिसमें आपको वैन में व्यवस्था देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि वैन से लोग जाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, उसी वैन में पकाते हैं, सबको खिलाते हैं, अपने स्टॉल बंद करते हैं और चल देते हैं घर, ठीक? तो ये आपका तैयार रसोई घर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 31। कह रहा है, सिंक को केंद्र बनाकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है। मतलब ऐसा ऐसा रसोई का प्रकार जिसमें आपका सिंक जो है वो बिल्कुल मिडिल में होता है। आपने यू में यहाँ पर बात हो रही है मिडिल में, ठीक? आइसलैंड में होता है, एक दीवार में होता है, स्टार के समान रसोई घर में होता है या फिर तैयार रसोई घर में होता है। आपने जो स्टार रसोई घर देखा था, उसमें क्या देखा था? उसमें यही देखा था ना कि सिंक की व्यवस्था जो होती है वो बिल्कुल मिडिल में होती है, बीच में होती है, लेकिन ये हमारा स्थान की बर्बादी बहुत करता है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो राइट आपका हो जाएगा स्टार के समान जो रसोई घर है, वो आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। विद्युत आधारित रसोई घर का प्रकार है। इनमें से कौन-सा ऐसा रसोई घर है जिसमें आप विद्युत का प्रयोग करते हैं? यू आकार की रसोई,
एल आकार की रसोई, आइसलैंड रसोई या फिर 3 दीवार वाली रसोई। तो जो आइसलैंड था, जिसे दिव्यांग महिलाओं के लिए बनाया गया था, जो कि एक खंभे पर आधारित व्यवस्था होती है, इसमें आप विद्युत का भी प्रयोग करते हैं। इसमें आधुनिक सुविधाएँ कुछ ज़्यादा ही होती हैं, बहुत महँगा होता है। ये सारी इसकी ही विशेषताएँ हैं आइसलैंड रसोई घर की। इसी में आप विद्युत की व्यवस्था भी देखते हैं, विद्युत चालित होता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। फ्रिज के ताप को नियंत्रित करता है कौन? नियामक करता है, मोटर करता है, किस्टप्रेटर करता है, चिल ट्रे करता है। तो जो हमारे फ्रिज के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, वो करने का काम नियामक करता है। कौन करता है? नियामक करता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। सूखे मसाले पीसने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब आपको जब सूखे मसाले पीसने हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? मिक्सर का करेंगे, ग्राइंडर का करेंगे, कैलकुलेटर का करेंगे, रेगुलेटर का करेंगे। तो मसाले पीसने से इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। इनफैक्ट कैलकुलेटर का तो संबंध किचन से है ही नहीं। तो जब आप मसाले देखिए, आप इसमें से मिक्सर और ग्राइंडर में कन्फ्यूज़ होंगे। तो जो आप सूखे मसाले पीसने के लिए उपयोग करते हैं, वो आप ग्राइंडर का करते हैं, ठीक? किसका करते हैं? ग्राइंडर का उपयोग करते हैं हम सूखे मसालों को पीसने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वस्तु के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेशर कुकर आप सभी ने देखा होगा। तो बताइए कि जो प्रेशर कुकर में नली के ऊपर वस्तु के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका आप प्रयोग करते हैं? सुरक्षा वाल्व का, वेट का, रबर का छल्ला या फिर निकास नली? तो जब आप अपनी बुक खोल कर देखेंगे, वहाँ पर आपको जो किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन होते हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। तो वहीं पर आपसे कुकर के बारे में भी बताया गया है। कुकर जो आपका होता है, उसमें ये वेट जो होता है, वेट का कार्य क्या होता है? प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वस्तु के दबाव को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। गृह को निवास हेतु एक यंत्र, इसकी संज्ञा किसने दी है? गृह को निवास हेतु एक गृह यंत्र की संज्ञा किसने दी है? ग्राचियम कैंडल ने दी है, निकोलियम डॉर्सी ने दी है, ली कार्बूजिए के द्वारा दिया गया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गृह को निवास के लिए एक यंत्र बताया है, वो बताया है ली कार्बूजिए के द्वारा बताया गया है और ये हमने आपको लिखवाया भी है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। घर को सजाने के लिए घर को सजाने के उद्देश्यों में शामिल है। मतलब आप घर की सजावट किस उद्देश्य से करते हैं? सुंदरता बढ़ाना, क्रियात्मकता बढ़ाना, सौंदर्य उत्पन्न करना या फिर उपरोक्त सभी। तो जब आप घर को सजाते हैं तो ये सारे के सारे उद्देश्य आप लेकर तब अपने घर की सज्जा करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर की सुंदरता बढ़े, क्रियात्मकता बढ़े, सौंदर्यात्मकता बढ़े, आकर्षक आकर्षक बढ़े, घर आपका सुंदर दिखे, लगे, मनोहार लगे, आपके मन को संतुष्टि दे। इन्हीं सारे उद्देश्यों से आप घर को सजाते हैं। उपरोक्त आपका यहाँ पर सभी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सजावट में आई कमियों को दूर करने का उपाय है। जो जैसे आप जब सजावट कर रहे हों, तो सजावट में अगर कोई कमी आ गई है तो उसको हम दूर कैसे करेंगे? वस्तु को हटा देना, वस्तु को छुपा देना, पुनर्व्यवस्था करना या फिर सभी? तो ध्यान रखिएगा कि सजावट में आई कमियों को दूर करने के लिए हम ये सारे उपाय करते हैं। अगर वस्तु हमारी क्या है, अगर वस्तु हमें देखने में अटपटी लग रही है, हम उसको हटा देते हैं। वस्तु को छुपा देते हैं, मतलब वस्तु को या वस्तु से कोई चीज़ छुपा देते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, अगर आपका कारपेट कॉर्नर पर फटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कोई फूलदान ले जाकर रख सकते हैं। या आपका बीच में फट गया है, तो थोड़ा-थोड़ा कपड़े लेकर वहाँ पर कुछ पैच करके आप ऐसे डिज़ाइन सा बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार से दोष को छुपाने का तरीका होता है। और पुनर्व्यवस्था भी कर सकते हैं आप। जैसे आपने देखा कि जब आपने फूलों की लड़ियाँ लगाई तो आपकी लड़ियाँ थोड़ी-सी कम सही लग रही थी। फिर आपने उसको थोड़ा अलग
तरीके से लगा दिया तो आपकी सजावट की जो कमी थी वो दूर हो गई। अच्छा लगने लगा आपका सजावट। तो ये तरीके होते हैं सजावट की कमियों को दूर करने के। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कला के तत्व हैं, कौन-सा है? रेखा, लय, आकार, नमूना, पोत, रंग, आकार, दबाव, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि ये जो हमारे कला के तत्व हैं वो 7 हैं। कला के सिद्धांत 5 हैं। रेखा, लय, यहाँ पर लय आपका सिद्धांत है ना कि तत्व। नमूना, पोत, रंग ये तीनों के तीनों आपके कला के तत्व हैं। जबकि आकार तो आपका तत्व है बट ये जो दबाव है ये आपका तत्व नहीं है बल्कि ये आपका सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोत, नमूना और रंग। ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों के तीनों कला के तत्व हैं। साथ ही आप रेखा को ले लीजिए, आकार को ले लीजिए, ये आपके कला के तत्व आते हैं। रंग, रंग तो है ही खैर, प्रकाश आ जाता है यहाँ पर और रिक्त स्थान भी आ जाता है आपका यहीं पर, सातों आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कला के तत्वों में शामिल नहीं है। कला के तत्व में कौन शामिल नहीं है? रेखा नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, अनुपात नहीं है। तो अगर आपको कला के तत्व भी याद हैं, सिद्धांत नहीं याद है तो भी आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। रेखा, रंग, आकार ये 3 के तीनों ही आपके कला के तत्व हैं, जबकि ये अनुपात जो है ये कला के तत्व नहीं बल्कि कला के सिद्धांत हैं। आपने कला के तत्व के बारे में पढ़ा है, आपने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा है बट अभी आपने डिज़ाइन के सिद्धांत या कला के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है जिसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 2 बिंदुओं के मेल से निर्माण होता है। जब आप 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिभुज बनता है, गोला बनता है, आयत बनता है या रेखा बनता है? तो बनाकर देखते हैं। ये रहा आपका एक बिंदु और ये रहा आपका एक बिंदु। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? आपका रेखा बन गया। ठीक? ये आपके 2 बिंदुओं के मेल से रेखा का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है। कलाकार की भावनाएं किस प्रकार के नमूने में दिखाई देती हैं? मतलब जो कलाकार है वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार के नमूने में प्रकट करता है? नमूने आपने 4 प्रकार के पढ़े थे। एक प्राकृतिक था, एक ज्यामितीय था, एक अमूर्त था और एक आपका मिश्रित नमूना था। प्राकृतिक में जब वो प्राकृतिक दृश्यों को आप समाहित करते हैं, जैसे फूल, पंछी, पशु, ये सारी चीजें हो जाती हैं, पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सारी प्राकृतिक हैं। ज्यामितीय, जब आप आकृतियों का प्रयोग करते हैं, रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो आपके ज्यामितीय नमूने होते हैं, जबकि अमूर्त नमूने ऐसे होते हैं जो कि कलाकार की भावनाओं को प्रकट करने का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अमूर्त नमूना। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित नहीं बताया। मिश्रित जो है आपका वो प्राकृतिक और ज्यामितीय का सम्मिलित रूप होता है, जिसमें आप जैसे आपने फूल भी बना दिए, कुछ आपने आकृतियाँ ले ली जैसे कि त्रिभुज की सहायता से कुछ बना दिया, चतुर्भुज की सहायता से कुछ बना दिए, यानी कि ज्यामितीय नमूने भी बना दिए आपने। तो ये आपका कहलाता है मिश्रित नमूना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो अब ये आपके जो आपने आकार पढ़े थे, जो आकृतियाँ पढ़ी थी उनसे संबंधित हैं। जैसे जब आप लंबी रेखा की बात करते हैं, लंबाई, ऊंचाई, जोश, प्रतिष्ठा, इन सब का प्रतीक आप किस रेखा को मानते हैं? क्या क्षैतिज रेखा है, क्या तिरछी रेखा है, वक्र रेखा है या फिर लंबवत रेखा है? तो जो प्रतिष्ठित, जो ऊंचाई, जो जोश, जो लंबाई का प्रतीक माना जाता है वो आपका लंबवत रेखा है और इसे ही हम पुरुषोचित रेखा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ क्षैतिज रेखा जो है ये आपके विश्राम, आराम, शालीनता, इन सब को दर्शाता है। तिरछी रेखाओं का प्रयोग करना किसी भी जगह पर जब आप तिरछी रेखा का प्रयोग करते हैं तो बहुत सोच विचार के आपको करना होता है, क्योंकि इसका प्रयोग करना आसान नहीं होता है। वक्र रेखाएं, जो कि आप जब 2 वक्र रेखाओं को मिलाते हैं तो आपका बनता है एक वृत्त बनता है या गोला बनता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि रेखाएं मूल रूप से 2 ही होती हैं।
एक आपकी सीधी रेखा, एक आपकी वक्र रेखा। सीधी रेखा में ही आप तिरछी, क्षैतिज, लंबवत ये सारी रेखाएँ देखते हैं, जबकि वक्र रेखा आपकी एक ही होती है। जब आप वक्र रेखा का प्रयोग करते हैं, 2 वक्र रेखाओं के प्रयोग से आप एक गोले का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। 2 खड़ी, 1 पड़ी, 2 तिरछी रेखाओं के मेल से कौन-सा आकार बनता है? 2 खड़ी यानी कि ऐसी बात कर रहा है, 2 पड़ी, 2 तिरछी यानी कि ये बोल रहा है और 1 पड़ी ये बोल रहा है। तो ये किसका निर्माण हुआ? त्रिभुज। इसमें तो हम सिर्फ़ 3 रेखाओं का प्रयोग करते हैं। आयत ये तो 4 होता है। पंचभुज या वर्ग, तो आयत और वर्ग इन दोनों को बनाने के लिए आपको 2 पड़ी और 2 खड़ी रेखाओं का इस्तेमाल करना होता है। त्रिभुज बनाने के लिए आपको 1 पड़ी और 2 तिरछी रेखाओं का इस्तेमाल करना होता है, जबकि पंचभुज जब आप बनाते हैं तो 2 खड़ी, 1 पड़ी और 2 तिरछी रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसी में अगर षष्ठभुज की बात कर लेगा तो 2 पड़ी या 2 खड़ी और 4 आपकी तिरछी रेखाओं का हम प्रयोग करके षष्ठभुज का निर्माण करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। ये रहा आपका षष्ठभुज या फिर हम ऐसे भी षष्ठभुज का निर्माण कर देते हैं, ठीक? तो ये आपके बन जाते हैं षष्ठभुज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में से संरचनात्मक डिजाइन है। संरचनात्मक डिजाइन क्या है? झालर, कतरन, कॉलर, लैस। अच्छा ये बताइए कि संरचनात्मक डिजाइन आधारभूत है या सजावटी डिजाइन? तो आप बताएँगे संरचनात्मक डिज़ाइन जो है ये आधारभूत डिज़ाइन है। जैसे जो आपका फेस है, ये फेस आपका संरचनात्मक डिज़ाइन है। और जब आप इस पे लीपापोती करते हैं, मतलब कि जब क्रीम, फाउंडेशन, पाउडर, लिपस्टिक और बिंदी जो भी मतलब जो भी अपने फेस पे लगाते हैं, तो ये सारे के सारे सजावटी डिज़ाइन होते हैं, ठीक? तो झालर क्या है? झालर सजावट के लिए लगाते हैं। कतरन सजावट में प्रयोग करते हैं। लैस हम सजावट के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो आपका कॉलर है, ये कॉलर आपका संरचनात्मक डिज़ाइन है, ना कि सजावटी, ठीक? ये आपका क्या है? ये आपका एक संरचनात्मक डिज़ाइन है, बल्कि जो आपके तीनों और दिए गए हैं, ये सारे के सारे आपके सजावट हैं। झालर ना लगे, कतरन ना लगे, लैस ना लगे तो चलेगा, बट कॉलर ना लगे, आप शर्ट बनवाइए, कॉलर मत लगवाइए, देखिए कैसा लगेगा। तो ये होते हैं आपके संरचनात्मक डिज़ाइन। संरचनात्मक और सजावटी ये 2 प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। संरचनात्मक डिज़ाइन आपकी एक कह सकते हैं आधारभूत डिज़ाइन होती है, जिसको बनाने में कम समय लगता है, कम धन लगता है। सौंदर्य जो इसमें सौंदर्य होता है वो भी अच्छा होता है, सादगीपूर्ण होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सजावटी डिज़ाइन का, तो सजावटी डिज़ाइन में ये आपके सजावटी डिज़ाइन क्या होता है, इसमें समय अधिक लगता है, साज-सजावट हम ज़्यादा करते हैं, धन भी अधिक खर्चा होता है। तो ये जो आपने संरचनात्मक में डिफ़रेंस देखा था, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है। अच्छा, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग तो हम देख ही लेंगे। सबसे पहले आप बता दीजिए प्रांग के अनुसार जो सेकेंडरी कलर थे वो कौन-कौन से थे? प्राथमिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकेंडरी आपसे पूछ रहे हैं कि द्वितीयक कलर कौन-कौन थे प्रांग के अनुसार, ठीक? यहाँ बात करेंगे सबसे गर्म रंग की, लाल और नारंगी है, हरा और पीला है, नीला और पीला है, बैंगनी और बसंती है। तो जो आपका प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग था, वो आपका था लाल और नारंगी। बल्कि पीला भी आपका गर्म रंग में ही आता है, लेकिन इसके साथ आपका हरा हो गया और जो प्रांग महोदय ने सबसे अधिक गर्म रंग माना था, वो लाल को माना था। अब लाल और पीले इन दोनों के मिश्रण से जो भी रंग बनते हैं वो आपके गर्म के ही अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर हम बात करें हरा और नीला, जब इनको हम मिलाकर कोई भी रंग बनाते हैं तो ये आपके ठंडे रंग के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके लाल और नारंगी, साथ ही साथ अगर पीला दिया होता तो भी आपका ये गर्म रंग के ही अंतर्गत आता।
फिर भी आपको अगर लाल, पीला, हरा इन सब में से चुनना होता तो आप लाल को ही चुनेंगे, क्योंकि प्रांग महोदय ने लाल रंग को सबसे गर्म रंग की श्रेणी में रखा था। ज़रा एक बार आप किन्हीं 2 ठंडे रंगों का नाम बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। जो नमूने पैमाने की सहायता से बनाए जाते हैं कहलाते हैं। जिन नमूनों को आप पैमानों की सहायता से बनाते हैं वो कौन से नमूने कहलाते हैं? प्राकृतिक नमूने, ज्यामितीय नमूने, अमूर्त नमूना या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपने इतनी बार नमूना, डिज़ाइन ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाए होंगे कि जो पैमाने के द्वारा हम नमूना बनाते हैं वो हमारा ज्यामितीय नमूना होता है। ठीक? कैसा नमूना होता है? तो वो हमारा ज्यामितीय नमूना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कलाकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक कलाकृति में होनी चाहिए। जब कलाकार कोई कलाकारी करता है तो उसके हर एक नमूने में या हर एक कलाकृति में क्या होना चाहिए? सजावट मिलनी चाहिए, मौलिकता दिखनी चाहिए, विचार दिखने चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको याद हो तो हमने डिज़ाइन की विशेषता पढ़ी थी। डिज़ाइन की विशेषता में क्या देखी थी कि सादा होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप सजावट करें तो मौलिकता हो। जैसे जब कोई ब्राइड घर से निकलती है तो उसकी मौलिकता पार्लर से आने के बाद गायब हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मतलब पहचान ही नहीं मिलता है कि ये वही हैं, तो मौलिकता ही पूरी गायब हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सजावट हमारा वही सजावट सबसे उपयुक्त माना जाता है, जिसमें आपकी मौलिकता नहीं जाती है। तो जब एक कलाकार के द्वारा कोई बनाई गई हर एक कलाकृति में मौलिकता का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? मौलिकता होनी चाहिए। चाहे हम सजावट करें या कोई और सजावट करे, उसकी मौलिकता नहीं जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। सजावटी नमूने द्वारा रचनात्मकता नमूने के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है, यह कथन है सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या फिर संबंधित नहीं है? तो ये कथन बिल्कुल आपका सत्य है कि जो सजावटी नमूना होता है, सजावटी नमूने के द्वारा आप जो रचनात्मक या जो संरचनात्मक नमूना है, उसके ऊपरी भाग को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। अब जैसा फेस है हमारा, ये हमारा संरचनात्मक नमूना है। इसी के ऊपर तो लीपापोती की जाती है। इसी के ऊपर तो कोई अगर मतलब हम पार्लर जाएँगे तो पार्लर वाली हमारे फेस के ऊपर ही तो लीपापोती करेगी। तो ये आपका होता है कि जो आपकी संरचनात्मक, जैसे आपने एक सूट बनाया, आपने कोई सूट बनाया, तो उस सूट पे आपने लैस लगाए, आपने कढ़ाइयाँ की, आपने स्टोन्स लगाए, तो ये सब आपने जो आपका संरचनात्मक नमूना था उसी पर तो किया। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं आज के आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है नारीत्व का भाव प्रकट करने के लिए किस रंग से कमरा सजाना चाहिए? एक नारी के लिए क्या नारीत्व का भाव प्रकट करने के लिए किस रंग का कमरा आपको सजाना चाहिए? अगर इसको हम और भी साधारण शब्दों में बोले तो बस आपसे यहाँ पर इतना ही पूछा जा रहा है कि नारियोचित रंग कौन सा है? लाल, नीला, बादामी या फिर गुलाबी? तो आप सभी को पता है कि नारियोचित जो रंग है वो गुलाबी होता है। अच्छा, जो आप अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सर्वाधिक लोकप्रिय रंग क्या है? तो लाल रंग है, ठीक? ध्यान रखेंगे। स्त्रियोचित रंग क्या है? गुलाबी है। पुरुषोचित रंग क्या है? बादामी है। बादामी है या पीला, नीला ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक? तो ये अब ये मत कहिएगा कि हमें गुलाबी नहीं पसंद है। इसको आप फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि बच्चों के कमरों के लिए उपयुक्त रंग कौन-सा है? पुरुषों के कमरे के लिए उपयुक्त रंग कौन-सा है? एक पुरुष के शयन कक्ष में आप अगर रंग लगा रहे हैं तो आपको किस रंग का प्रयोग करना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ठीक? ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। जो चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी आपने नोट डाउन ज़रूर किया होगा। ठीक? चलिए, अच्छा, कल हमने आपको टेलीग्राम पर एक टेक्स्ट बुक का एक लिंक दिया था। अगर आप में से कोई प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं
तो वहाँ अभी ऑफ़र चल रहा है 349 का और ये डिस्काउंट पे चल रहा है। वैसे आई थिंक ये थोड़ा महँगा होता है यहाँ पर। तो अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये 31 दिसंबर तक चलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अगर आप ये वाला कूपन कोड वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट थोड़ा-सा मिल जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा महँगा पड़ता है और अभी दिसंबर की वजह से आपको छूट मिल रही है। मतलब ये लास्ट मंथ चल रहा है, ऑफ़र चल रहा है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप ऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम की टेस्ट को दे सकते हैं। आप एक टेस्ट सीरीज़ जब लेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी मतलब किसी भी स्टेट का चाहे आप अभी जैसे यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक जो आपका प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर अवेलेबल होता है। एक ही आपको टेस्ट सीरीज़ लेने पर सारे टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाते हैं। तो जो लिंक हमने या तो आप उस लिंक को डाउनलोड करिएगा, मतलब उस लिंक से आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करिएगा, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज़ आप अगर डाउनलोड किए हैं और ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोनों में से एक आप कुछ भी कर लेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लिंक के थ्रू जो है वहाँ पर ये लिंक के थ्रू आप जो है डाउनलोड करते हैं, तो आपको पहले ही डिस्काउंट दिखने लगेगा। अगर आप अपने आप से डाउनलोड किए हैं, तो आप ये कूपन कोड वहाँ पर अप्लाई का आप कूपन कोड अप्लाई का ऑप्शन आता है, वहाँ पर ये आप कूपन कोड डालेंगे, फिर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर किसी को लेना है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक? एक साथ ही मतलब जैसे नेट के एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर वो भी आप दे सकते हैं और आप बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक के लिए वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। ये रहा आपका आंसर आंसर की और आज की जो क्वेश्चन थे आपके ये 50 क्वेश्चन आपने वही देखे जो हमने लास्ट वीक चर्चा किया था। कल की क्लास में हम डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ही पॉइंट आपके बच रहे हैं तो उनको भी इसी वीक हम समाप्त कर लेंगे। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और ये जो आपको आकार, आकृति, नमूने ये सब देखने को मिलते हैं, ज़रा इनको एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक? बाय बाय, टेक केयर।